नो हेलमेट नो ईंधन अभियान के तहत सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। एआरटीओ और पीटीओ और साथ ही टीएसआई की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि गौरीगंज रोड पर चेकिंग अभियान के दौरान 40 वाहनों का चालान किया गया है। पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि बिना हेलमेट किसी को भी ईंधन नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई होगी और ये अभियान सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार जारी है। अमरोहा जिले में किसानों ने अपनी समस्याओं का अंबार लगाते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। किसानों की 13 सूत्रीय मांगों में गंगा बाढ़ से बर्बाद फसलों का मुआवजा, गन्ना मूल्य और साथ ही 518 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करना और गैर भुगतान वाली चीनी मिलों पर कार्रवाई करना है। बता दें कि मुरादाबाद मंडल के किसानों के लिए मध्य गंगा नहर में पानी छोड़ना, अवैध डगामार और साथ ही हर घंटे ग्रामीण बस सेवा शुरू करने के लिए भी मांग की गई है। इसके साथ ही किसानों को 20 लाख प्रति बीघा मुआवजा शामिल है। इसके अलावा किसानों ने बिजली निजीकरण रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में नए एक्सपर्ट मीटर लगाने और हर जनपद में फसल खरीद योजना बनाने और मंडल आयुक्त से हर तीसरे महीने बैठक की व्यवस्था और साथ ही छुट्टे गौवंशों और खूंखार जानवरों से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, जिसे बचाने की मांग की गई है। किसानों ने साफ कहा है कि ये मांग किसानों के अस्तित्व से जुड़ी हुई है और इसे टाला नहीं जा रहा है और इसके साथ ही आंदोलन का भी बिल्कुल फूंका जाएगा। बता दें कि 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर किसानों ने हल्ला बोल रखा है और इसके साथ ही किसानों ने मांग की है कि बाढ़ में जो फसल बर्बाद हुई है उसका भी मुआवजा मांगा गया है और किसानों को 20 लाख प्रति बीघा मुआवजा इसमें शामिल है। और इसके अलावा किसानों ने बिजली निजीकरण रोकने की भी मांग की है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्मार्ट मीटर लगाने की मांग की गई है और हर जनपद में फसल खरीद योजना बनाने और मंडल आयुक्त से हर तीसरे महीने बैठक की व्यवस्था और छुट्टे गौवंश और खूंखार जानवरों से किसानों की फसलें जो बर्बाद होती है उसे बचाने की भी मांग रखी गई है। इस खबर पर फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहनवाज, जो कि अमरोहा से। उनसे जानते हैं कि ये किसानों का जो हल्ला बोल है 13 सूत्रीय मांगों को लेकर, अभी इस वक्त क्या अपडेट आ रही है इसमें? शहनवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये किसानों ने यहाँ पर हल्ला बोल रखा है 13 सूत्रीय मांगों को लेकर, और क्या क्या मांगे हैं किसानों की? ये जो राजीव शंकर ने जो है एक हल्ला बोल प्रदर्शन किया है, वही जो है जो संभल की जाने वाले रोड है अमरोहा के, वो सभी को जो है वो जाम कर दिया है। जिन्होंने अपनी जो मांगे हैं उनकी मांगों को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया है। इसमें जो है गन्ने का मूल्य 518 रुपए तक और जो सूत्र हैं उनको लेकर जो है भारी संख्या में आज लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया है और जिसको लेकर जो है आज डीएम को भी जो है वो ज्ञापन सौंपा है और जिस तरह चेतावनी भी दी है अगर जो समाधान नहीं हुआ, जो उनकी समस्याएं हैं उनका हल नहीं हुआ तो और भी ज्यादा जो है आंदोलन करेंगे। और किसानों की जो 13 सूत्र मांगे हैं जैसे बाढ़ जैसे फसलों को मुआवजा और करने का है, इसी को लेकर जो है चीनी भुगतान चीनी के लिए मिलों पर कार्रवाई मंडल किसानों के लिए। प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है क्या इस बारे में? प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया है सामने? अगर बयान की बात कही जाए तो लगातार जो है जब उन्होंने डीएम को जो ज्ञापन सौंपा है तो उन्होंने जो है कहा कि जो आपकी जो मांगे हैं उनको जो है। शहनवाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आगे भी इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर गोकुल नगर में यमुना का पानी पहुंच गया है और मकान गिरने का लाइव वीडियो भी अब सामने आया है। आगरा गोकुल नगर में यमुना का पानी पहुंच चुका है और कई मकान पानी की वजह से जलमग्न हो गए हैं। पानी भरने की वजह से एक मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया है। मकान के गिरने का लाइव वीडियो भी अब सामने आया है। घर के सामने सभी सदस्य सकुशल फिलहाल बाहर निकल गए हैं और वहीं प्रधानमंत्री योजना के तहत इस मकान का निर्माण हुआ था और आगरा के फाउंड्री नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये घटना सामने आई है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर बारिश की वजह से हुए मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया है, जिसका लाइव वीडियो भी अब सामने आया है। और इस समय अर्पित हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि इस वक्त की यहाँ पर क्या अपडेट है, क्योंकि यमुना का पानी पहुँचने से मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया है। अर्पित, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी बिल्कुल, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, लगातार राजधानी आगरा में जल भराव की स्थिति बेहद खराब होती नजर आ रही है। लगातार जलमग्न जो पहाड़ी इलाके हैं, जो निचले जो स्तर है, लगातार इसमें जल भराव जैसी स्थिति होती जा रही है। वहीं राजधानी आगरा के एमडी नगर स्थित गोकुलपुरा में ये जल भराव हुआ, उसके बाद मकान पूरी तरह धराशायी हुआ है। वहीं लोग बाल बचे हैं। जी, जान माल के नुकसान हुआ है यहाँ पर अर्पित, कुछ अपडेट है इस पे? जी बिल्कुल, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, जब प्रशासनिक अधिकारी से इस पर पूरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उस समय जो धराशायी जो मकान हुआ है उसमें कोई भी परिवार उसी को लेके, लेकिन मकान को जरूर नुकसान हुआ है, मकान धराशायी जरूर हुआ है, लेकिन जो परिवार सदस्य है वो सुरक्षित है। जी, क्या पीड़ित परिजनों से आपकी बात हुई है? पीड़ित जो है उनका कुछ बयान मुआवजे को लेकर? जी बिल्कुल, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, जब पीड़ित से जब हमारी बात हुई तो उनको साफ तौर पर कहना है कि लगातार जिस तरह से जो हमारा आशियाना था, अब जो लगातार जल भराव के चलते आज वो धराशायी हो गया है, लेकिन अब हमारा जीवन कैसे कटेगा, हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ अपना आशियाना बनाएंगे, और लेकिन वो चाहते हैं कि अगर प्रशासन उनकी मदद करे। प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया है इस पे? जी बिल्कुल, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर डीएम से जब इस बारे में बात हुई तो हमने शासन को लेटर जारी किया है कि जिस तरह जो खेत खलियान है इनको नुकसान हुआ किसानों को, और साथ साथ जो निचले स्तर की जो दुकानें हैं, मकाने हैं, उनके लिए पूरा एक ब्यौरा बनाया गया है और उनको शासन को रिपोर्ट भी की गई। जी जी अर्पित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे, धन्यवाद। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पर पीएचसी सेंटर के डॉक्टर पर गंभीर आरोप का मामला सामने आया है और महिला कर्मचारी ने ये गंभीर आरोप लगाया है। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पर सीएमओ और पीएचसी सेंटर के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाया गया है। एनएम के पद पर तैनात महिला कर्मचारी ने ये गंभीर आरोप लगाया है। शासनादेश के विरुद्ध कार्य कराए जाने का ये गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया गया है और विरोध करने पर एनएम का स्थानांतरण भी किया गया है। तो वहीं शासन के आदेश के बाद से ये स्थानांतरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा बदतमीजी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और इसके साथ ही पीड़ित ने आरोप लगाया है। तो वहीं पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर और डीएम से न्याय के लिए गुहार लगाई है। पुलिस प्रशासन को न्याय के लिए अपना उसने लिखित न्याय के लिए सौंपा है और साथ ही गुहार लगाई है कि पीड़ित के अधिवक्ता ने भी गंभीर आरोप लगाया है। जहां एक तरफ सरकार महिलाओं को सम्मान देने में जुटी हुई है, तो वहीं बनारस के स्वास्थ्य विभाग के कुछ भ्रष्टाचार अधिकारी महिलाओं को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और इसके साथ ही अर्चना चौबे मीडिया के सामने चिल्लाकर अपने दर्द बयां कर रही हैं और इसके साथ ही नोडल अधिकारी आरके सिंह द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। तो वहीं पीड़ित महिला ने अब न्याय की गुहार लगाई है। एनम है संबिता भर अर्चना चौबे जी, इनके प्रकरण को लेकर के मैं सीपी महोदय के पास आया और पूरा एप्लीकेशन दिया। इसमें हमारे सेंट्रल बार के प्रेसिडेंट भी थे, अभी बैठे हुए हैं वहाँ पर। उन्होंने इस बात को रखा। मामला ये है कि इनको शिवाला से ट्रांसफ़र गवर्नमेंट ऑर्डर के खिलाफ कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑर्डर में संविदा के जो भी हैं आरोग्य आयुष्मान मंदिर पर, उनका ट्रांसफ़र न किया जाए, ये गवर्नमेंट ऑर्डर में है। उन्हें फील्ड वर्क न दिया जाए, ये गवर्नमेंट ऑर्डर में है। और अन्य कार्य और अन्य कहीं इकाई पर ट्रांसफ़र न किया जाए, न संबद्ध किया जाए। सीएमओ वाराणसी के द्वारा इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया बजरडीहा जब ट्रांसफ़र किया गया तो इसके बाद इन्होंने अपने दर्द को, ये लीवर से पीड़ित हैं, इनके पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं। वहाँ पे मुझे 25 तारीख को पीएचसी बुलाया गया। मेरे साथ 4 एनएम और थी जो कि शिवाला पीएचसी की थी और वो लोग मेरे साथ ही काम शिवाला पे ही मेरा पहले कार्यरत थी मैं आनंदमयी पे। तो मुझे पीएचसी पे बुलाया गया और आरआई को लेके मुझे जो मेरा काम नहीं है, शासनादेश के विरुद्ध है, फिर भी हम लोग 1.5 साल से मैं करती आ रही हूँ और फिर भी मुझे जब वो जान रहे हैं कि हम लोग का काम नहीं है, फिर भी मुझे आरआई के लिए मुझे सजा दिए। मेरा उसी दिन बोले कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करूँगा। एक एनम है संबिता भर अर्चना चौबे जी, इनके प्रकरण को लेकर के मैं सीपी महोदय। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 3 माह की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में
को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुना है। महज 3 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को मृत्युदंड की सजा दी है और ये मामला 3 जून का बताया जा रहा है, जब दोषी युवक ने मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया और बाद में उसे जंगल में फेंक दिया। परिजनों को शंका के आधार पर पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो आरोपी को गिरफ्तार करके बच्ची को जंगल से बरामद किया गया। इलाज के दौरान मासूम की जान चली गई। घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाई और 2 सितंबर को आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने केस को तेजी से आगे बढ़ाया गया और पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट ने सिर्फ कुछ ही दिनों में सुनवाई के भीतर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश में बांदा के चीला थाना क्षेत्र में 3 माह पहले नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में ये बड़ी सुनवाई हुई है। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर रावली तटबांध को लेकर ग्रामीण एकजुट हुए हैं और वहीं रात में तटबांध टूटने की अफवाह फैलने के बाद से पूरी तरह से ग्रामीणों को देखने को मिला। बता दें कि रावली तटबांध को बचाने के लिए ग्रामीण एकजुट हुए हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों की मदद से तटबांध को बचाने का प्रयास लगातार जारी है। प्रशासन और सिंचाई विभाग भी तटबांध पर पूरी तरह से मौजूद है। रात में तटबांध टूटने की अफवाह झूठी फैलाई गई थी, जिसको देखते हुए ग्रामीण रात भर जगे रहे। तो वहीं तटबांधों को बचाने के लिए बड़े पेड़ों को काटकर गंगा में लगातार डाला जा रहा है। तटबांध पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं और दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर बड़े वाहनों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। बिजनौर के रावली बैराज तटबांध का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद है। पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि नो हेलमेट नो फ्यूल के नियमों का लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें कि पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर 4 बाइक सवारों ने पेट्रोल न देने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की है। मारपीट की घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शराब के नशे में धुत बताए जा रहे हैं आरोपी। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने दबंग आरोपियों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। पुलिस विभाग में कर्मचारी लगातार दबंगों द्वारा आरोपियों को धरपकड़ जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और आरोपियों को फिलहाल धर दबोचा है। क्या नाम है आपका? अजय। क्या करते हैं आप? अभी जो मारपीट हुई है, क्या वजह क्या रही मारपीट होने की? गाड़ी से आए थे बगैर हेलमेट की जी। हमने बोला भैया बगैर हेलमेट के ऑर्डर नहीं पेट्रोल देना, तो वो गाली देने लगे। हाँ। फिर उन्होंने फ़ोन करके 2 प्लेट और बुला लिए। ठीक है। फिर वो गाली देने लगे। ठीक है। फिर उन्होंने हाथापाई कर दी। मारपीट भी की है? मारपीट की है। बताया जा रहे हैं पुलिसकर्मी आए तो उनके साथ भी मारपीट की? पुलिसकर्मियों को भी गाली दे रहे थे वो। अच्छा अच्छा। कितने लोग थे वो? वो थे 4-5 लोग थे। 5 लोग थे। क्या पुलिसकर्मियों का भी साथ मारपीट हुई है यहाँ पर? हाँ, हाथापाई हुई है उनसे। उसमें कोई एक पुलिसकर्मी बताया जा रहा है? हाँ, एक वो अपने आप पुलिस इंस्पेक्टर बता रहा था कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ तो मुझे पेट्रोल दे। आपके मालिक के साथ भी हाँ, उनसे उन्हें भी बदतमीजी से बोल रहा था कि अपने मालिक को बुला, कपूरा को बुला, ये कर वो कर। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ रील बनाकर रोप जताने का मामला सामने आया है, जहां पर अवैध हथियारों के साथ इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अवैध हथियारों का गोरख धंधा के मामले में शायद ही आपने कभी सुना होगा, लेकिन यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर थाना पुलिस ने 3 ऐसे शातिर अवैध हथियारों के तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो पहले अवैध हथियारों के साथ रील बनाते हैं और जिसके बाद ये शातिर अभियुक्त उस रील को इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके डिमांड के अनुसार अवैध हथियारों की सप्लाई करते थे। ये तीनों अभियुक्त उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के रहने वाले हैं, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डिमांड के अनुसार हथियारों की सप्लाई करते हैं। और पुलिस पूछताछ में इन अभियुक्तों ने बताया कि वो सस्ते दामों पर अवैध हथियार खरीद कर सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें महंगे दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। बता दें कि खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर अवैध हथियारों का गोरख धंधा सामने आया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर कुलदीप वर्मा, और इनसे जानते हैं कि आखिर यह हथियारों का जखीरा इन युवकों के पास कैसे आया। आपको मेरी आवाज आ रही है कुलदीप? जी आ रही है मैडम। सबसे बड़ा सवाल तो अब यही बनता है कि युवाओं के पास आखिरकार अवैध हथियार कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर की शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जो अवैध
हथियारों के सप्लायर थे उनको अरेस्ट किया है। वही मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक 10,000 का इनामी जो तमंचा अवैध हथियार सप्लायर है, जिसकी उम्र 18 साल से भी कम है, बिल्कुल लगभग 1 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज है और वह बाल अपचारी है और 10,000 का इनामी भी है। फिर इसके बाद जो इसमें 2 युवा और है, एक की उम्र 20 साल है और एक की उम्र 21 साल है, जिनके पास से 3 पिस्टल, 7 देसी तमंचे सहित 19 से ज्यादा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। वही टोटल संख्या लगाए तो 57 अवैध हथियार इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं। पुलिस ने बाल अपचारी सहित इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वही आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करते थे अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से करते थे और उसके साथ उसकी डील बनाकर वे अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करते थे। वही पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सारी जानकारी जब हासिल की तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर दिया गया है और फिर मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार द्वारा प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया गया है और 3 जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जी, इस कार्रवाई में किसी गैंग का भी नाम सामने आ रहा है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एक तरह से ये तीनों इस गैंग के सदस्य थे और जो मुख्य आरोपी था वो बाल अपचारी था। उस पर लगभग 1 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज है और उसके आर्म्स एक्ट सहित गैंग के लगभग 1 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने इसमें प्रणव, अनस और एक जो बाल अपचारी था उसको अरेस्ट कर जेल भेजा गया। वही मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तीनों आरोपी उत्तराखंड के हरिद्वार के निवासी थे और पुलिस ने ये जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों की सप्लाई करने के लिए आए थे। पुलिस ने इनको मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है और इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए कुलदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद। 25 को और उससे पहले भी पूरे जनपद मुजफ्फरनगर में उनकी टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के असलहे 32 बोर, 12 बोर और 315 बोर, अलग अलग तमंचे, पिस्टल, रिवॉल्वर बरामद किए गए हैं। इसमें अब तक 47 बरामद किए जा चुके थे। आज 10 और बरामद किया गया है। पूरी पेटी जो कारतूसों की 312 बोर की होती है उसकी पेटी बरामद की गई है। कारतूस काफी बरामद किए गए हैं और इसमें जो है मैं आपको बता दूं 3 अदद 32 बोर का, 2 अदद 12 बोर का, 5 अदद 315 बोर का तथा 8 जिंदा कारतूस 32 बोर, 9 जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 कारतूस 12 बोर, खोखा कारतूस 315 बोर, मोबाइल फोन, आईफोन बरामद किए गए हैं और कारतूस जिसमें रखा था वो बेल्ट बरामद की गई। आपने देखा होगा काफी उसमें बेल्ट में कारतूस लगे हुए हैं। इस प्रकार से अब तक 57 असलहे हमारे पिछले 1.5 महीने के अभियान में बरामद किया चुके हैं।